चलिए प्यारे दोस्तों, मैं इस इकाई में फिर से आपसे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। और इस भक्ति काल की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को केंद्र बिंदु मानकर हम इस इकाई को शुरुआत करते हैं। तुर्कियों द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था है। तुर्की के पतन और मुगल साम्राज्य के स्थापित होने के बीच कुछ वर्षों को छोड़ दे तो पूरा उत्तर भारत एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अधीन रहा। कभी कभी तो साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत और बंगाल तक फैल गया। केंद्रीयकृत और स्थित शासन का अर्थव्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसे हम उत्तर भारत के संदर्भ में देख सकते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। इस इकाई में हम देख रहे हैं कि जब तुर्कियों का भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था भारत में बनी रही और तुर्की के पतन के उपरांत मुगल साम्राज्य स्थापित होने के बीच कुछ वर्ष छोड़ दे तो पूरा उत्तर भारत, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है, एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था के अधीन रहा। और उस केंद्रीयकृत में कभी कभी सीमा विस्तार में वह दक्षिण भारत और बंगाल तक फैल गया था। और उन्हीं की परछाई किस तरह से हमारी आर्थिकता पर, यानी कि छोटे से छोटे इंसान से लेकर बड़े से बड़े जमींदारों तक किस तरह से उनकी आर्थिकता होती है, किस तरह से उनकी सामाजिकता होती है, वह हम इस इकाई में देखने वाले हैं। और इनका प्रभाव किस तरह से वो छोड़ती आगे निकल जाती है। तुर्की ने शासन व्यवस्था को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी कि तुर्की शासन व्यवस्था में किस तरह से उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से उनका हिसाब किताब रखने के लिए, यानी कि आय, हमारे पास कितने पैसे आते हैं और जाए, यानी कि कितने पैसे जाते हैं, इस हिसाब किताब के लिए उन्होंने एक अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में बांटा गया और फिर सूबों को भी विभाजित किया गया, जिसे उस समय शिख कहा जाता था। शिख के नीचे परंगे होते थे। गांव में खुद मुकद्दम पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। तुर्कों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था आगे के शासकों द्वारा भी कुछ सुधार के साथ अपनाई जाती है। देखिए प्यारे दोस्तों, आज अगर हम देखते हैं
कि हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था होती है वह इसी तरह से होती है, यानी कि हमारे देश के सम्माननीय पंतप्रधान जी से लेकर हमारे गांव में गांव का कारोबार चलाने वाले सरपंच जी से, इन सभी को जोड़े रखने का काम उस समय में तुर्कियों ने किया था। और आज भी हम वही परंपरा कुछ सुधार में लेकर आगे चलते हैं। इस तरह से आगे शहरी समाज एवं व्यापार। तुर्की ने आने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन शहरों का उदय है। दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि कई शहरों का उदय हुआ। यह शहर आगे चलकर प्रमुख व्यापार केंद्र बने। शहरों के साथ साथ छोटे छोटे कस्बों का भी उदय हुआ। व्यापार के माध्यम से गांव, कस्बे और शहरों से संबंध स्थापित हुआ। इस तरह गांवों का लगाव दूर हुआ। तुर्की के साथ नई तकनीक भारत आई। इनमें चरखा, धुनी, रहट, कागज, चुंबकीय कुतुब, समय सूचक उपकरण, घुड़सवार सेना प्रौद्योगिकी प्रमुख है। नई तकनीकों का प्रभाव उद्योग तथा व्यापार पर पड़ा। लेकिन किस तरह से हमने पहले इकाई में देखा कि जो कोई शासन जिस प्रदेश में उसका शासन चलाता है तो उसके साथ साथ उसकी भाषा आती है, उसका रहन सहन आता है, उसकी व्यावसायिकता आती है, यानी कि वो किस तरह से उसका फैलाव उसके साथ में लेकर आता है और उस प्रदेश पर वह फैलाव फैल देता है। तो तुर्कियों ने यह सब हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में लेकर आए। चरखे के आने से वस्त्र उद्योग में काफी बढ़ोतरी हुई। कारगिल की क्षमता बढ़ जाने से वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग हो गया। इसी काल में धुनी भी आई। धुनी के आने से रुई से बीज निकालने की प्रक्रिया में भी तेजी आई। नील एवं अन्य वनस्पति रंजकों से अनेक चमकीले रंग बनाए जाते थे। देखिए आज भी हमारे गांव में हमारे माता जी होती है, वह जो हमारे कपड़े होते हैं ना, हमारे पिताजी के सफेद वस्त्र, वो धोने के बाद उसे नील में डुबाती है। क्यों डुबोती है? क्योंकि वो थोड़े से नीले नीले हो जाते हैं और वह सफेद होने की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन नील की वजह से उसमें एक आवरण आ जाता है ऊपर से, और वह आवरण जल्दी से उन्हें खराब नहीं होने देता। यानी कि देखिए यह नील की परंपरा भी हमारे राष्ट्र को तुर्कियों द्वारा ही मिली है। ऐसे ही अनेक रंजकों से अनेक चमकीले रंग बनाए जाते हैं। यानी कि आज अगर हम हमारी रंग पंचमी इस त्योहार को अलग अलग रंगों के साथ खेलते हैं तो उसकी भी देन हमें तुर्कियों द्वारा ही मिली हुई है। इस तरह देखें तो वस्त्र उद्योग से भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। मोहम्मद बिन तुगलक के कारखानों में 4000 रेशमो थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाकों और वस्त्रों की बुनाई और कसीदारी
करते थे। कबीरदास का संबंध इस उद्योग के साथ कबीर के साहित्य के रूप में रूपक बुनाई उद्योग से है। झीनी झीनी बिनिया चदरिया इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है। यानी कि कबीर जी के साथ भी यह झीनी झीनी बीनी चदरिया इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी कि तुर्कियों ने ही वह जब भारत में आए तो उन्होंने यह उद्योग वह अपने साथ लेकर आए और तब से जो कपड़ों के मिल है वह ज्यादा पैमाने पर बढ़ने लगी। आगे इस दौर में सड़कों के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर हुआ। तुर्क शासन, शेरशाह, मुगल शासक सभी ने सड़कें बनवाई और सड़कों के किनारे रियास बनाकर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की। इसका सीधा प्रभाव व्यापार पर हुआ। इन शासकों ने व्यापार के विकास पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने व्यापारी मार्ग पर सुरक्षा की व्यवस्था की रह जनी की घटनाओं को रोकने के लिए, यानी कि चोरी डकैती ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए जिसका सख्ती के साथ पालन किया जाता था। इस काल में शुरू होने वाला नया उद्योग कागज निर्माण था। इसका सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ा हुआ। हुंडी के माध्यम से सुरक्षित व्यापार का रास्ता खुल गया। इसके अंतरिक्त भवन निर्माण उस काल में काफी हुआ। तुर्की आने के बाद से लेकर मुगल काल तक कई नगर बसे, किले और मोहल्लों का निर्माण भी बहुत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों का महत्व काफी बढ़ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस काल में नए शिल्प का उद्योग हुआ। यानी कि देखिए प्यारे दोस्तों, हमने हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में किस तरह से लोगों का उद्योग चरम बढ़ा, यह हम देख रहे हैं। यानी कि जो नगरों का निर्माण हुआ, पहले कपड़ों का, फिर नगरों का, फिर नगर निर्माण के लिए जो मिस्त्री लगते थे, पत्थर पर काम करने वाले तराशियों का काफी महत्व बढ़ गया और दिन ब दिन वो आज तक बढ़ता ही हुआ हमें दिखाई देता है। आगे भक्ति काल के कई संत कवि इस शिल्प वर्ग से आते हैं जो तुर्की से लेकर मुगल काल तक उत्तर भारत में देशीय व्यापारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ गया, जहां से सूत वस्त्र का निर्यात बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था। भारत में ऐसे बहुत से बदगार थे जहां से विभिन्न देशों से व्यापार होता था। बदगार यानी कि अलग अलग जहाजों के माध्यम से जो व्यापार होता था तो उसे हम आज बंदर कहते हैं। तो वह बदगर थे जहां से भिन्न देशों से व्यापार था। भारत दक्षिण पूर्व एवं पश्चिमी एशिया के कई देशों को चीनी, चावल आदि जैसे खाद्य पदार्थ भेजा था। इस पूरे दौर में व्यापार और उद्योग में काफी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी मुद्राएं आर्थिक रूप से काफी संपन्न हुआ। मुगल काल के कुछ शासक खुद व्यापार करते थे। एक तरह से सामंती समाज व्यवस्था जो भू स्वराज्य पर आधारित होती है के भीतर
पूज्यवादी जो उद्योग एवं व्यापार आधारित होते हैं का विकास होता रहा। इसके बावजूद नगरों में बड़ी संख्या में गरीब लोग मौजूद थे जिनका जीवन मुश्किल से चलता था। यानी कि हमने देखा कि इतने सारे उद्योग व्यवसाय भी होते थे, लेकिन नगरों में गरीब लोग भी रहा करते थे और उनका जीवन बड़े मुश्किलों से गुजरता था। वह किस तरह से, वह भी हम इस इकाई में देखते हैं। ग्रामीण समाज। आगे, गांवों के किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। सिंचाई के साधनों, रहाट आदि, रहाट यानी कि पानी निकालने के लिए जो उस समय में वह माध्यम थे, वह आदि के आने से उत्पादनों में बढ़ोतरी हुई और गांव के लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े। फिर भी स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार तो किसानों ने विद्रोह भी किया, लेकिन विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया जाता था। जमींदार और व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तुलसीदास के साहित्य में यह पीड़ा मौजूद है। अकाल और भूखे की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसी ने अपने इन रचनाओं के माध्यम से किया है। तो यानी कि उस समय में वह किस तरह से ग्रामीण जीवन का चित्रण वह अपने साहित्य के साथ जोड़े रखते हैं, वह भी हमें इस भक्ति काल में देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, हम अगली इकाई में फिर से इसी बिंदु के साथ जुड़कर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।